हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा वीडियो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 से 7 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, ये मेरा 8वां पार्ट है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन नाइट्रेट पार्ट्स द ओरिजिन ऑफ द फटिक क्रैक विल अकर एट। सो यहाँ पे नाइट्रेट पार्ट्स का मतलब क्या है कि जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्राइडिंग प्रोसेस जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, और उसमें जो सरफेस मेटल होता है उस पर हम नाइट्रोजन डिफ्यूज़ करते हैं और इसीलिए वो केस हार्डनेड सरफेस हो जाता है। ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है वो मोस्ट कॉमनली यूज इन हाई कार्बन लो अलॉय स्टील। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द हाई कार्बन स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम एंड मोलिब्डेनम। ओके, सो यहाँ पे जो 36 का जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबोव, यानी कि आंसर है ई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, अ मेंबर मेड ऑफ स्टील will have generally more rigid than the member of equal load carrying ability. Okay, equal load carrying ability made of cast iron. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है इक्वल लोड कैरिंग एबिलिटी। तो इक्वल लोड कैरिंग एबिलिटी में स्टील की रिजिडिटी ज़्यादा है या कास्ट आयरन की। ठीक है, तो पहला जो है ए, उसमें लिखा है कि स्टील की रिजिडिटी ज़्यादा है, स्टील इज़ मोर रिजिड। और बी जो है उसमें लिखा है कि कास्ट आयरन will generally be more rigid than the member of equal load carrying ability made of steel. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी। ठीक है, तो इन जनरल the member of made of cast iron will generally be more rigid than the member of equal load carrying ability made of steel. ओके, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रेजिस्टेंस टू द फटीग ऑफ मटीरियल इज मेजर्ड बाय। तो फटीग ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल का जो फटीग स्ट्रेंथ है, जो फटीग रेजिस्टेंस है, वो किससे हम मेजर करते हैं? तो वो है एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है फ्रेंड्स? तो एंड्योरेंस लिमिट में स्पेसिमेन रहता है और उसमें हम साइक्लिक स्ट्रेस देते हैं और वो कुछ नंबर ऑफ साइकिल तक वो जो स्पेसिमेन है वो सस्टेन करता है। ठीक है, और उसमें फटीग फेलियर जो है वो विदाउट एग्जिबिटिंग द फटीग फेलियर वो कुछ साइकिल सस्टेन करता है, दैट इज कॉल्ड द एंड्योरेंस लिमिट, और वी कैन से दैट इज द फटीग लिमिट। ओके, नाउ 40, in most machine member the damping capacity of material should be, most machine member damping capacity should be high. Now the ratio of endurance limit in shear to the endurance limit in flexure, endurance limit तो आपको पता है फ्रेंड्स। नाउ shear to the flexure, ये रेशियो क्या होता है? एंड्योरेंस लिमिट इन shear to the endurance limit in flexure. So ratio is D, यहाँ पे आंसर है 0.55. Now 42, for steel the ultimate strength in shear as compared to ultimate strength in tension, मतलब कि यहाँ पे रेशियो दिया है स्टील के लिए और अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन shear एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, वो रेशियो क्या रहेगा स्टील के लिए? ठीक है, सो दैट रेशियो इज 2/3. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 43, द एंड्योरेंस लिमिट इन shear ऑफ कार्बन स्टील। अब यहाँ पे एंड्योरेंस लिमिट की बात की है। shear ऑफ कार्बन स्टील कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एंड्योरेंस लिमिट इन फ्लेक्चर बाय द फैक्टर ऑफ, यानी कि एंड्योरेंस लिमिट ऑफ shear इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आंसर है वो है 0.75 इज इक्वल टू 0.75 इंटू एंड्योरेंस लिमिट इन फ्लेक्चर। ओके, ये इस तरह से है 43 जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 0.75। एट लो टेम्परेचर अराउंड 75 डिग्री, एट लो टेम्परेचर द नोच बार इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टील डिक्रीज मार्कली। ठीक है, एट लो टेम्परेचर नोच बार स्पेसिमेन नोच बार इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टील इज डिक्रीज मार्कली. नाउ नेक्स्ट इज अ बोल्ट. बोल्ट किसे बोलेंगे हम? सो बोल्ट हैज़ अ हेड ऑन वन एंड एंड नट फिटेड ऑन दी अदर. ठीक है, जैसे हमें पता है कि नट बोल्ट असेंबली होती है, सो यहाँ पे ये बोल्ट रहता है और यहाँ पे एक नट आता है. ठीक है, सो ये रहा बोल्ट नट असेंबली, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये है बोल्ट और इसको हम बोलेंगे नट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्रेस्ट डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड इज सेम एज. अब क्रेस्ट डायमीटर किसे हम बोलेंगे? सो सपोज यहाँ पे हमारा स्क्रू थ्रेड है, ठीक है, इस तरह से है,
तो ये जो टॉप का जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो टॉप का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द क्रेस्ट, और ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द रूट। ओके, सो ये जो है रूट डायमीटर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द माइनर डायमीटर या तो रूट डायमीटर, और ये जो है क्रेस्ट डायमीटर दैट इज द मेजर डायमीटर। ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा मेजर डायमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ d इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, इफ d इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, यहाँ पे डायमीटर दिखाया है, ठीक है, इफ d इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल, देन फॉर अ फ्लैंज्ड पाइप जॉइंट टू बी लीक प्रूफ द सर्कमफ्रेंशियल पिच ऑफ द बोल्ट शुड बी। अब सर्कमफ्रेंशियल पिच यानी कि यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस, ठीक है, जो फर्स्ट बोल्ट से सेकंड बोल्ट का डिस्टेंस, सेकंड से यहाँ पे थर्ड बोल्ट का जो है, तो ये जो सर्कमफ्रेंशियल पिच ऑफ द बोल्ट शुड बी बिटवीन 20d टू 30d। सो यहाँ पे आंसर है 47 का C। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी इज एप्लीकेबल फॉर। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी उसे हम बोलेंगे रैंकाइन थियरी। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैंकाइन थियरी हम किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर दी ब्रिटल मटेरियल। ओके, और इसके आगे जो आने वाला है वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, दैट इज कॉल्ड दी गर्ट्स थियरी, एंड गर्ट्स थियरी वी आर यूज फॉर दी डक्टाइल मटेरियल। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर है बी, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी, it is also known as a Rankine theory and it is used for the brittle material. Okay, next is the following type of nut is used with the Allen bolt. तो यहाँ पे Allen bolt मैंने दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे कौन से टाइप का नट हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने नट्स दिए हैं वो सब हम यूज़ कर सकते हैं, एलन नट, हेक्सागोनल नट, स्लोटेड नट, कैस्टल नट। ठीक है, तो आंसर होगा ई, यानी वन ऑफ द अबो। ओके, नेक्स्ट इज अ स्टड। अब स्टड किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे मैंने फिगर दिखाई हुई है स्टड की, तो जहाँ पे आपको स्क्रू थ्रेड दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्रेडेड पोर्शन है वो पूरे स्टड में यहाँ पे है। सो हैज़ बोथ एंड थ्रेडेड। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा सी, बोथ एंड इज थ्रेडेड। नाउ यहाँ पे जो थ्रेडेड होने की वजह से यहाँ पे भी नट लगा सकते हो और यहाँ पे भी नट लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 51, दैट इज द shear stress theory is applicable for। जैसे मैंने आपको बताया shear stress theory that is also known as a Gertz theory and it is applicable for the ductile material। okay, so friends, यहाँ पे आंसर होगा 51 का A, ductile material। now next is a tap bolt। so tap bolt हम किसे बोलेंगे, so it has head at one end and other end fit into the tapped hole, यानी कि एक साइड हेड रहेगा और दूसरा जो साइड है वो टैप्ड होल में वो फिट रहेगा इन अदर पार्ट टू बी जॉइन। सो 52 का आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे बी। ओके, टैप्ड बोल्ट। देन फॉर द एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई स्ट्रेस इन वन डायरेक्शनल ओनली, यहाँ पे जब वन डायरेक्शन की बात आती है और थ्रेड की बात आती है, पावर स्क्रू की बात आती है, तो वो होता है बटरेस थ्रेड। ओके, तो आपने पावर स्क्रू में भी देखा होगा, बटरेस थ्रेड जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन यानी कि वन डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, और हाई स्ट्रेस जो है वो सस्टेन कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द इंक्लूडेड एंगल इन यूनिफाइड ऑफ अमेरिकन नेशनल थ्रेड इज, आंसर इज 60 डिग्री। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री आंसर दिया हुआ है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ कैप स्क्रूज आर। तो कैप स्क्रूज हम किसे बोलेंगे, so answer is a similar to the small size tap bolt, it is like a tap bolt except that the greater variety of shape of head are available। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मेन है कि उसका जो हेड रहता है वो ग्रेटर वेराइटी में अवेलेबल रहता है। जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है तो हम यूज़ करते हैं 4 पेज स्क्रू ड्राइवर, सिंगल स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, सो इसी तरह उसका जो हेड है वो मल्टीपल वेराइटी में अवेलेबल रहता है। नाउ नेक्स्ट इज द एलन बोल्ट। ठीक है, हम एलन की यूज़ करते हैं, ठीक है, एलन बोल्ट। तो एलन बोल्ट क्या, तो एलन बोल्ट क्या है फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड द हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। ठीक है, मैंने आपको फिगर भी बताई थी, यहाँ पे ये फिगर है एलन बोल्ट की। सो इट प्रोवाइड द हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। ओके, सो नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम अंडर द लोड W इज 8। ओके, यहाँ पे अगर हम लोड अप्लाई करते हैं, ये कैंटिलीवर बीम है हमारा, ठीक है, और इसका जो लोड है वो 8 है यहाँ पे।
इट्स विड्थ इज हाफ, यानी कि उसकी अगर विड्थ जो हम हाफ कर दे, देन द डिफ्लेक्शन अंडर लोड W विल बी, ठीक है, यहाँ पे जो लोड है W, अगर हम यहाँ पे विड्थ हाफ कर देते हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन अंडर लोड होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन अंडर लोड होगा वो होगा 4/8, ओके, उसका जो रेशियो होगा वो 4/8 होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ बॉल बेरिंग टाइप स्क्रू आर फाउंड इन फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो ये जो सब एप्लीकेशन दी है उसमें जो बॉल बेरिंग है जो है वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म में यूज किया रहता है, ठीक है। नाउ 60 अ सेट स्क्रूज आर, अब सेट स्क्रू में पर्टिकुलर सेट स्क्रू की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ली है गूगल से। सो सेट स्क्रू इज अ टाइप ऑफ स्क्रू जनरली यूज टू सिक्योर एन ऑब्जेक्ट विथ इन अगेंस्ट द अनदर ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है वो ये कहना चाहता है कि वो अनदर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी जो मूवमेंट है वो सिक्योर करता है, यानी कि इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। इट इज यूज टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन एग्जाम्पल्स आर सिक्योरिंग अ पुली और गियर टू द शाफ्ट, मतलब कि पुली या तो गियर को हम शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेट स्क्रूज आर जनरली हेडलेस। अब हेडलेस या हुआ यानी कि उसका मतलब क्या है, जो हमने स्टड देखा था वो भी हेडलेस ही था, दोनों साइड थ्रेड थे, मीनिंग द स्क्रू इज फुल्ली थ्रेडेड एंड हैज़ नो हेड स्टिकिंग आउट पास्ट द डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। अब अगर इसकी बात माने, जो नीचे वाला सेंटेंस है उसकी बात माने, सो इट इज़ सिमिलर टू स्टड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो सी रखेंगे हम, ठीक है। सो बेसिकली सेट स्क्रूज आर यूज टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।